बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। उत्तराखंड में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। और पहली रात मुस्तैद प्रशासन दिखाई दिया। लोगों को नाइट कर्फ्यू की जानकारियां तफसील से दी गई। लोगों से अपील भी की गई कि घर पर रहिए। रोक के बावजूद बाहर घूमने वालों पर कार्रवाई होगी, ये समझाया गया। प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जो भी हिला हवाली करेगा, लापरवाही बरतेगा, कार्रवाई होगी। दिन है, कई लोगों को नहीं भी पता है कि अभी नाइट कर्फ्यू है। हालांकि हमारे द्वारा सोशल मीडिया में लगातार अपीलें की भी जा रही हैं और धीरे धीरे सभी लोगों को पता भी पड़ रहा है। आज दोपहर को मुनादियां भी कराई गई हैं। विभिन्न इलाकों में घूमकर पुलिस के द्वारा बताया गया है कि रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक अब कर्फ्यू रहेगा, तो कोई भी घर से बाहर ना निकले। चूंकि आज पहली रात है तो आज कुछ हिदायतें भी दी जा रही हैं और उन लोगों का चालान किया जा रहा है जिनके पास मास्क मौजूद नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे और मास्क पहन के ही किसी भी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। सारे होटल धर्मशालाओं का हमारे द्वारा दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। 10 बजे के बाद कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करवाया जाएगा और 11 बजे के बाद तो कर्फ्यू है ही। अगर इसका कोई वायलेशन होता है तो पुलिस एक्ट की कार्रवाई होटलियर के खिलाफ भी करवाई जाएगी। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद पुलिस ने बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से पूछताछ की। हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट भी दी गई है। जो इसेंशियल चीजें हैं वो खुली रहेंगी, जो जरूरी काम है लोगों के वो चलते रहेंगे, लेकिन बेवजह जो बिना काम किए घरों से बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि पहले दिन सभी को हिदायत देकर के छोड़ दिया गया। हम देहरादून की सड़कों पर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है, इस बात का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। अगर बात करें देहरादून की तो यहाँ पर तमाम गाड़ियों के लिए खुद अगर हम बात करें तो एसपी सिटी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ज़िले के कप्तान मौजूद हैं जो खुद इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि 11 बजे के बाद जो नाइट कर्फ्यू का सरकार का ऐलान है उस कर्फ्यू का पूरा पालन कराया जा सके। हालांकि आज पहला दिन है, ऐसे में तमाम लोगों को हो सकता है कि इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन ऐसे में तमाम लोगों के साथ इस बात की जानकारी को शेयर भी किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से नाइट कर्फ्यू का पालन करना है। ऐसे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर खुद जिले के एसएसपी डीआईजी यहाँ पर मौजूद हैं और हम उनके साथ भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके के जो नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं उनका किस तरीके से सुनिश्चित उनका पालन किया जा रहा है। तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से सड़कों से निकल रही हैं उन तमाम गाड़ियों को भी चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि 11 बजे बाद जो आवाजाही है उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो किस कारणवश जो है सड़कों से बाहर हैं और ये क्या वजह है कि इस वक्त जो है वो यहाँ पर बाहर निकले हैं और उनको इस चीज़ों को बताने की कोशिश भी की जा रही है। और तमाम लोगों से देखिए किस तरीके से बातचीत की जा रही है। हमारे साथ खुद डीआईजी देहरादून यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। सर, आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो गया है, किस तरीके की आप लोगों की तैयारी? देखिए, बेसिकली क्योंकि अभी जो दिशा निर्देश निर्गत करे हैं पब्लिक तक पहुंचाने में थोड़ा समय लगता है, तो पब्लिक को हम रोक कर बता भी रहे हैं। आज थोड़ा सा हम हल्का सा सॉफ्ट भी हैं। कुछ लोगों को हिदायतें दी जा रही हैं, लेकिन जिनका ग्रॉस नेग्लिजेंस है उनके चालान भी कराए जा रहे हैं। तो कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर में भी नाइट कर्फ्यू का असर देखा गया। एबीपी गंगा संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं, मैं इस समय उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मौजूद हूं, जहां पर नैनीताल और दिल्ली हाईवे है ये, जहां पर नाइट कर्फ्यू का पुलिस कर्मियों द्वारा पालन कराया जा रहा है और जो भी देर रात निकल रहा है उनको पुलिस कर्मियों द्वारा समझाया जा रहा है। रुद्रपुर के इंदिरा चौक पर और डीडी चौक पर पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त की जा रही है और गाँव जो और क्षेत्र हैं, जो मोहल्ला के क्षेत्र हैं, वहां पर पुलिस कर्मियों द्वारा गश्त करके लोगों को अनाउंस करके बताया जा रहा है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। और उत्तराखंड में जिस तरीके से आपको बता दूं कि पहले ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया था और अब कल 3 और मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं। इसको देखते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट
कि अब 4 मामले उत्तराखंड में हो गए हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने ये ठोस कदम उठाया है और रात 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन कर दिया है। आप देख सकते हैं मैं इस समय रुद्रपुर के जो दिल्ली नैनीताल हाईवे है उस पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं टाइम जो इस समय है ये 12:15 हो गया है और 12:15 में आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और जो लॉकडाउन का जो है यहाँ पालन नाइट कर्फ्यू का है वो पुलिसकर्मियों द्वारा करवाया जा रहा है। और अब आखिर इस नाइट कर्फ्यू का असर कितना देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और या फिर सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने होंगे ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब इस जो नाइट कर्फ्यू को लगाया गया है सरकार द्वारा कितना कड़ाई से पालन पुलिस करवाती है ये भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए आप एबीपी गंगा। ये थी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। कैमरामैन दीपक कुकरेजा के साथ मैं विकास कुमार, एबीपी गंगा, रुद्रपुर। तो रामनगर में भी नाइट कर्फ्यू लागू हो गया, लेकिन 11 बजे के बाद रामनगर की मेन रोड रानीखेत रोड पर ज्यादातर दुकानें खुली दिखाई दी। एबीपी गंगा संवाददाता दानिश खान की रिपोर्ट देखिए। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू किया है, लेकिन रामनगर में नाइट कर्फ्यू का कोई भी असर देखने को नहीं मिला है। आज नाइट कर्फ्यू का पहला दिन है, इसके चलते रामनगर की सबसे व्यस्त सड़क पर हम लोग आज मौजूद हैं। रानीखेत रोड इसका नाम है, जो कि पहाड़ के तमाम इलाकों को होकर गुजरती है। इसके आसपास तमाम ऐसी दुकानें हैं जो अभी भी खुली हुई हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा अभी किसी प्रकार की कोई जानकारी इन लोगों को नहीं दी गई है, जिससे ये लोग पहले ही अपनी दुकानों को बंद करते। यहाँ पर प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। दानिश खान, एबीपी गंगा, रामनगर। अब हल्द्वानी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी में भी रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन यहाँ भी सड़कों पर गाड़ियां फर्राटा भरती हुई दिखाई दी और किसी भी चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी इन गाड़ियों की चेकिंग करता हुआ दिखाई नहीं दिया। प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ते देख प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इस समय हल्द्वानी के तिकोना क्षेत्र में हूँ और आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर वाहन आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला, उनको पूछने वाला यहाँ पर कोई भी पुलिस का कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। इस समय देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, यहाँ पर लोग हैं और जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया है 11 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसको देखने के लिए, उसके नियमों को पालन करवाने के लिए यहाँ पर पुलिस का कोई भी कर्मचारी नहीं है। जिस तरह से प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और जो कोविड के उल्लंघन करते हुए लोग पा रहे हैं, उस पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने की बात तो करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है जब प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू फिर से लगाती है, उसका पालन कराने के लिए पुलिस का कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर इस तरह से ही हालत होंगे तो आगे समस्या और भी खड़ी हो सकती है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को खत लिखा है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस से सावधानी बरतने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है कि नया वेरिएंट पुराने के मुकाबले 3 गुना ज्यादा फैलता है और इसलिए हर संभव सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। इस खत में यह भी कहा गया है कि देश में एक्टिव केसेस घटे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट अब चुनौती बनता जा रहा है। देश में अब तक 19 राज्यों में 578 कुल मामले सामने आ चुके हैं। कई देशों में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। दुनिया भर के 116 देशों में ओमिक्रॉन के मामले मिल चुके हैं। खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन, रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम में मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। गृह सचिव ने अपने पत्र में यह भी कहा है कि कई राज्यों में डेल्टा वेरिएंट मौजूद है और ओमिक्रॉन भी पाया गया है, और ऐसे में स्थिति को देखते हुए सख्त निगरानी के अलावा डेटा एनालिसिस, तुरंत फैसले लेना, स्थानीय स्तर पर सख्ती और कंटेनमेंट जोन पर काम करना जरूरी है। राज्यों को ये भी सलाह दी गई है कि नए वेरिएंट की चुनौती को देखते हुए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। राज्य ये सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन सप्लाई उपकरण लग चुके हों, वो चालू हों। इसके अलावा दवाओं का भी पर्याप्त स्टॉक रखें। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि त्योहारों के सीजन में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंध लगाए जाएं। साथ ही 5-fold स्ट्रैटेजी यानी कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड पर फोकस राज्य सरकारों को करना होगा, ये भी खत में कहा गया है। अब तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देश में लगातार ओमिक्रॉन का दायरा बढ़ रहा है, संख्या में इजाफा। यूपी में नाइट कर्फ्यू जारी है, उत्तराखंड में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। राज्य दर राज्य लगातार ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है और ऐसे में राज्य सरकारों से ये कहा गया है कि आप भी अपने स्तर पर सावधानी बरतें और सख्त नियम कायदे लागू करें, क्योंकि ये सवाल आम लोगों की जिंदगी का है। मुख्य सचिव ने जो पत्र लिखा उसका कंटेंट हमने आपको बता दिया। अब उनके इस पत्र पर अमल कितना हो रहा है
ये जानने के लिए आपको दोनों राज्यों की राजधानी लिए चलते हैं। देहरादून से पंकज राणा इस वक्त हमारे साथ हैं और लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। पहले लखनऊ में बात करेंगे शैलेश से। शैलेश, मुख्य सचिव के इस पत्र के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक स्तर पर आप क्या सख्ती होती देख रहे हैं? क्या आपको तेजी दिखाई दी है? और उनका जो मशवरा है उनके खत के जरिए जो राज्यों को दिया गया है उसका कितना अमल होता आप देख रहे हैं? कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लखनऊ में खास तौर से सख्ती भी देखने को मिल रही है। रात में ही पुलिस जो है वो 11 बजे से पहले ही अपनी सख्ती बढ़ा देती है और इसके साथ जगह जगह बैरिकेटिंग भी टेम्परेरी की गई है, जो रात के समय बंद कर दी जाती है और सुबह 5 बजे जब नाइट कर्फ्यू का वक्त पूरा होता है उसे खोल दिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, ना सिर्फ राज्य के स्तर पर बल्कि केंद्र के स्तर पर भी लगातार काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, राजधानी लखनऊ में कल ही यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम पहुंची, राजधानी लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल पहुंची और उसके बाद वहाँ पर जो दूसरी लहर के दौरान व्यवस्थाएं की गई थी, पहले तो उनको परखा और उसके बाद पूछा कि अब तीसरी लहर के लिए कितनी तैयारी है। इसके बाद वो टीम जो है वो इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो है, कमांड सेंटर जो है वहाँ पर पहुंची, जो स्वास्थ्य भवन का स्वास्थ्य विभाग का अपना कंट्रोल रूम है उसकी जानकारी ली। तो ये सारी जानकारियां लगातार ली और आज वो टीम यूपी में अन्य जिलों की तरफ भी जाएगी। तो लगातार देखिए केंद्र के स्तर से व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री के निर्देशों की बात करें तो उनकी तरफ से भी यहाँ पर देखिए नाइट कर्फ्यू भी है और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है जो शादी समारोह जैसे आयोजन है, बंद जगह पर जो आयोजन होंगे वहाँ पर अधिकतम 200 लोग और अगर खुली जगह है तो जो भी कैपेसिटी होगी उस जगह की उसके 50% लोग ही किसी आयोजन का हिस्सा बनेंगे, शामिल होंगे एक वक्त पर। तो ये वो निर्देश हैं देखिए जो दिए गए। इसके अलावा मास्क को लेकर सख्ती की जा रही है, तमाम और निर्देश भी दिए जा रहे हैं और अपनी जो बेड्स को लेकर चाहे तैयारी हो चाहे दवाओं को लेकर तैयारी हो उनको पूरा किया जा रहा है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो देखिए 550 से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हज़ारों की संख्या में व्यवस्था की गई है। तो तीसरी लहर को लेकर लगातार सरकार जो है वो अपनी तैयारी में जुटी है और उनका ये दावा है सरकार का कि आगे अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए राज्य पूरी तरह से तैयार है। लेकिन लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो कम से कम मास्क लगाएं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन इन हालात के बीच में एक जो सबसे बड़ी देखिए चिंता की बात है, कहीं ना कहीं जो लोग आम जनता सवाल उठा रही है वो ये कि शादी आयोजनों को लेकर पाबंदियां हैं, बंदिशें लगाई गई हैं, बाकी आयोजन, लेकिन जो चुनावी रैलियां हो रही है उनका क्या? क्योंकि चुनावी रैलियों में जब हम देखते हैं किसी भी दल की हो, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस के आयोजन हो, बसपा के हो, किसी के भी हो, उनमें जब हम देखते हैं तो जो पब्लिक है ना तो देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, नाइट कर्फ्यू तो लगा दिया गया सरकारों के द्वारा, लेकिन दिन में जो भीड़ हो रही है उस पर नियंत्रण कैसे लगेगा और इसी को लेकर लोगों की नाराजगी भी उभर कर सामने आ रही है। शैलेश आप रहिए हमारे साथ। पंकज राणा भी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से लगातार बने हुए हैं। पंकज, वहां पर क्या इंतजाम आप देख पा रहे हैं? हालांकि कल ये ऐलान कर दिया गया कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है, अब नाइट कर्फ्यू को किस तरीके से फॉलो वहां पर करवाया जा रहा है, कल की क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कल आपने क्या कुछ देखा वो बताएं। दीपक, देखिए ये पहली कड़ी है इस सख्ती की, जिस तरह से केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है तो उसकी पहली कड़ी में राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू का लागू उत्तराखंड में कर दिया है। और दर्शकों ने एबीपी गंगा पे देखा है कि हमारे तमाम संवाददाताओं ने अलग अलग तरह जगह से दिखाया कि किस तरह से नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है। पहली कड़ी में ये कोशिश की गई है कि नाइट कर्फ्यू के जरिए तमाम लोगों को ये समझाया जाए कि ओमिक्रॉन के जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए जरूरी है कि प्रदेश भर में सख्ती बढ़ाई जाए। और दूसरी कड़ी को हम इस रूप में देख सकते हैं कि राज्य सरकार ने अब ये भी कोशिश की है कि जो भी यहाँ के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सबको ये पत्र जारी करके कहा गया है कि अपने अस्पतालों में ये पूरी तरह से व्यवस्था रखी जाए, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट की बात हो या अन्य तमाम व्यवस्थाएं उनको दुरुस्त किया जाए। इससे पहले मुख्य सचिव ने तमाम जो सीएमओ है प्रदेश भर के सभी सीएमओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके ये निर्देश दिए थे कि ओमिक्रॉन के मामलों को देखकर इस तरह की सख्ती बरती जाए। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली से हो, बॉम्बे से हो, मध्य प्रदेश से हो, देश के किसी भी राज्य से आ रहे हों, उन पर निगरानी बरती जाए। कोई भी ऐसा जो मरीज अगर अस्पतालों में चेकिंग के लिए आता है तो उसकी पूरी तरह से एड्रेस और उनका नाम नोट की जाए। ये तमाम हिदायत पहले अस्पतालों को दी गई हैं और अब इस रूप में देखा जा सकता है कि राज्य सरकार ओमिक्रॉन के मामलों को रोकने के लिए और भी सख्ती पाबंदी आगे बढ़ा सकती है। जो बॉर्डर एरियाज हैं उत्तराखंड के, उन पर चेकिंग बढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ ही वहाँ पर जो वेरिएंट की जाँच के लिए तमाम प्लांट जो कोशिश है वहाँ टीमें बैठाने की बात कही जा रही है। तो राज्य
राजेंद्र, ये तमाम चीज़ें कोशिश की जा रही है कि वेरिएंट को रोका जाए, क्योंकि 4 मामले उत्तराखंड में आ गए हैं और आगे ना आए, इसके लिए कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार सख्ती बरती जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज, और बहुत धन्यवाद शैलेश। दोनों ही राज्यों की राजधानी और दोनों राज्यों में जो कंट्रोल मेजर्स उठाए गए हैं उसका हाल विस्तार से हमारे दर्शकों को बताने के लिए। बिल्कुल, ये तो बात ओमिक्रॉन के खतरे की हमने की। राजेंद्र, अब आगे बढ़ते हैं, सियासत की बात कर लेते हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोमवार को भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। हरीश रावत ने उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, उनके पति सुरेश गंगवार को एक बार फिर कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई है, कांग्रेस में शामिल करवाया है। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में जीत के शिखर पर पहुंचने के लिए हरीश रावत सियासी गुणागणित लगा रहे हैं और इसके तहत उधम सिंह नगर की सभी विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत दिलाने के लिए मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार की कांग्रेस में वापसी कराई गई। रेणु के पति सुरेश गंगवार 2012 में सितारगंज से कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुके हैं और सुरेश गंगवार के साथ 24 जिला पंचायत सदस्य और 25 ग्राम प्रधान भी कांग्रेस में शामिल हो गए। जो हमारे वहाँ से कई विशेषज्ञ गए हैं वो आगे भी इसी तरीके से भाजपा को सुशोभित करते रहें और उनको कृतार्थ करते रहें, इसकी हमारी कामना है। उनमें हरक सिंह जी भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, वो भाजपा को ऐसे ही कृतार्थ करते रहें, इसकी हम कामना करते हैं। देखिए, भाजपा के नेताओं से, जिनमें कांग्रेस के नेतागण भी सम्मिलित हैं, उनके क्षेत्रों में विशेष तौर पर कांग्रेस से जो गए उनके क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं कि भाई जिन विकास कार्यों की तुम बात कर रहे हो तो सब कांग्रेस ने करवाए, तुमने भाजपा में क्या करवाए। ये जो सवाल है ये हरक सिंह को भी मथ रहा है, ये सतपाल महाराज को भी मथ रहा है, ये दूसरे लोगों में भी है और ये बेचैनी आगे भी भाजपा को के पेट में मरोड़ पैदा करती रहेगी। घबराई हुई भाजपा चुनाव टालना चाह रही है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो और जिस प्रक्रिया से होते हैं, और यदि ये सरकार हालात को काबू नहीं कर पा रही है तो फिर इस ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनको त्याग पत्र देना चाहिए। यदि वो चुनाव टालते हैं तो हम उनके इस्तीफे की मांग करेंगे। इस समय जो उधम सिंह नगर की स्थिति है, कांग्रेस 9 की 9 सीटों पर विजयी होने जा रहा है। किसान पूरी तरीके से भाजपा को दंडित करने के मूड में, और जिसको भी अपनी पेट की, अपने स्टेटस की, अपने ज़िंदगी की चिंता है, जो महंगाई की मार से पीड़ित है, वो सारी जनता भी जो है परिवर्तन चाहती है। तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं के ताबड़तोड़ दौरों में तेजी आ गई है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचे। बिल्कुल, सीएम ने इस दौरान पिथौरागढ़ को 1000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से किए गए कामों को गिनाया। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। 5 सालों में उत्तराखंड को कई सौगातें मिली हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। सोमवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उधम सिंह नगर जिले का दौरा किया। जिले में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। रिटायर्ड सैनिकों के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रानीखेत में शहीद स्मारक जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, वीर जवानों की वजह से ही देश सुरक्षित है, हमें शहीदों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए। हरिद्वार में सोमवार को मंत्री इमरान हुसैन ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। कहा, इस बार उत्तराखंड की जनता के पास है तीसरा विकल्प। लोग चाहते हैं बदलाव, आप गारंटी देती है, झूठे वादे नहीं करती। पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोमवार को उधम सिंह नगर का किया दौरा, लोगों को किया संबोधित। कहा, इस बार उत्तराखंड से भाजपा होगी तड़ी पार, कांग्रेस की आएगी सरकार।
सोमवार को नैनीताल के भीमताल में कांग्रेस पार्टी ने की जनसभा, भाजपा को बताया फेल सरकार, कहा महंगाई की मार से आम जनता परेशान, 2022 चुनाव में कांग्रेस को वोट देने की अपील। अब चलिए आगे बढ़ते राजेंद्र। अब वक्त हो गया यूपी उत्तराखंड के चुनावी दौरों के बारे में दर्शकों को विस्तार से जानकारी देने की। अब मैं ग्राफिक्स के जरिए बता के आती हूँ, आप इंतजार कीजिए। बिल्कुल। तो चुनावी समर है और ये वक्त होता है जब जनता के बीच नेता ज्यादा दिखाई देते हैं, उनकी व्यस्तता बहुत बढ़ जाती है और चुनाव के वक्त ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि चुनाव ही तय करते हैं नेता की किस्मत। अब दीपा के पास चलते हैं, वो बताने जा रही हैं आज नेताओं की व्यस्तता, उनके चुनावी दौरे। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपको बता दें कि आज कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है। पीएम मोदी आज कानपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वो आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे और उसके बाद कानपुर के लोगों को मेट्रो रेल सेवा की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इसके बाद खबर ये है कि निराला नगर रेलवे मैदान में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इसके अलावा बीना से पनकी तक मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी कानपुर में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज उन्नाव दौरे पर पहुंचेंगे। आज से सपा विजय रथ यात्रा का 9वां फेज शुरू होगा, जिसको लेकर अखिलेश यादव आज सफीपुर, बांगरमऊ और मोहान में जनसभाएं भी करेंगे, वहां से हुंकार भरेंगे अलग अलग जगहों से। अब आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री भी आज यूपी के दौरे पर आ रहे हैं। आज अमित शाह हरदोई, भदोई और सुल्तानपुर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ वो जनसभाओं को संबोधित करने के साथ ही जन विश्वास यात्रा में शरीक होंगे और इसके अलावा आज अमित शाह वाराणसी भी जाने वाले हैं, ऐसी खबर है। वहां काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब आगे बढ़ते हैं, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं। नड्डा भी आज यूपी के दौरे पर रहेंगे और आज वो हापुड़ के साथ बदायूं में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। जेपी नड्डा कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी है और इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें करेंगे, मंथन करेंगे। धन्यवाद दीपा। तो दीपा हमें बता रही थी कि आज बड़े नेताओं के दौरे कहाँ के हैं, उनकी व्यस्तता आज दिन भर किस प्रकार की रहने वाली है और इसके बाद दीपा वापस आ चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अगले साल विधानसभा भी चुनाव होने हैं। इसको लेकर आज चुनाव आयोग की तीन दिन के लिए यूपी के दौरे पर आ रही है। चुनाव आयोग की टीम यूपी के अधिकारियों के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार, क्या चुनाव पर लगेगा ब्रेक? चुनाव आयोग तैयार, तारीखों का इंतजार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच चुनाव आयोग फीडबैक लेने मंगलवार को 3 दिन के यूपी दौरे पर आ रहा है, जहां चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम 3 दिन तक ताबड़तोड़ बैठक करेगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के बाद साफ हो जाएगा कि यूपी में चुनाव कब होगा। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चुनाव टालने की अपील के बाद चुनाव आयोग की यह बैठक बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों का आंकड़ा 600 के पार चला गया है और अब तीसरी लहर का डर सता रहा है, क्योंकि जिस तरह से रैलियों में भीड़ उमड़ रही है उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या रैलियों के जरिए कोरोना को खुली दावत तो नहीं दी जा रही है, क्योंकि दूसरी लहर के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। उस वक्त पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव थे, जहां चुनाव के बाद अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। यही डर अब यूपी में सता रहा है। हालांकि चुनाव आयोग को देख लगता नहीं है कि वो चुनाव टालने का फैसला लेगा, क्योंकि सोमवार को दिल्ली में भी इसको लेकर एक समीक्षा बैठक हुई है और अब चुनाव आयोग नॉन स्टॉप बैठक करने यूपी आ रहा है। आपको बता दें कि 13 सदस्यीय टीम 3 दिनों तक चुनाव से जुड़ी हर एक चीज पर चर्चा करेगी, जहां पहले दिन 28 दिसंबर को 5 घंटे तक बैठकें होंगी। वहीं अगले दिन यानी 29 दिसंबर को बैठकों का सिलसिला सुबह 9:30 बजे से शुरू होकर रात 9 बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग का ये दौरा काफी अहम है, क्योंकि लखनऊ से सारा फीडबैक लेने के बाद ये टीम दिल्ली जाएगी। उसके बाद उसी फीडबैक के आधार पर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगी। माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।